हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। हमारा मन भी अजीब है, एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है। इसके अंदर उठने वाले तरंगे भी समंदर की ढेर सारी लहरों में उतार चढ़ाव करती रहती हैं। इस चंचल मन के अंदर अगर कोई गांठ लग जाए, जब तक ना खुले तब तक सामने वाले को गलतफहमी ही लगती है। यही सोचकर सुनंदा हैरान परेशान उम्र के इस पड़ाव में उसका मन कर रहा था कब सुनैना के ससुराल जाए और अपने अंदर बरसों से दबाई इस गांठ को खोल कर रख दे। यही सब सोच रही थी, बिना अपने बच्चों को बताए निकल जाऊं, लेकिन दिल गवाह नहीं दे रहा। परिवार में बच्चों के सिवा है ही कौन मेरा। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं जी गई। मैंने अपने बच्चों को आवाज़ लगाया, अनिका, सोनू, यहाँ आओ। दोनों बच्चे, हाँ माँ, बताओ क्या बात है। मैंने संक्षेप में समझाया कि 2-4 दिनों के लिए मैं अपनी सहेली और तुम्हारी मौसी के घर जा रही हूँ। दोनों जिद करने लगे, मुझे भी चलना है, हम दोनों यहाँ अकेले नहीं रह पाएंगे। मैं एक बार बोली, अब तो इतने बड़े हो गए हो, फिर भी साथ चलने की जिद करने लगे। मैं भी सोची चलो अच्छा है, इसका भी मन बहल जाएगा। लेकिन सुनैना की नाराज़गी याद आ गई। जिस तरह से उसकी नाराज़गी मेरे प्रति बरसों से उसने बात भी नहीं की है, ऐसे में बच्चों को ले जाना उचित नहीं। यही सोच मैंने मना कर दी। कल की ट्रेन से मैं जाऊंगी, तुम दोनों आराम से रहना, कोई परेशानी नहीं होगी। निश्चित समय पर मैं हल्के फुल्के सामान के साथ सुनैना के यहाँ जाने के लिए तैयार हो निकल गई। स्टेशन पहुँचे, ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। पहली बार अपने बच्चों से दूर जा रही थी, सो मन विचलित भी हो रहा था। कुशल मंगल ट्रेन में बैठ गई। ससमय ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ खुल भी गई और मैं इस रफ्तार में अपने बीते समय की गति को भी रफ्तार देने लगी। किस तरह से मेरा बचपन खेला था बड़े साहब के घर में, बड़े यानी हमारे पिता, लेकिन दुनिया की नज़रों में नहीं, क्योंकि बड़े साहब की मैं नाजायज़ संतान थी। फिर भी उन्होंने कभी मेरे मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, अपने घर में पनाह दी। दुनिया की नज़रों में मैं उनके दोस्त की बेटी बनकर रह गई। हुआ कुछ ऐसा कि जिस दफ्तर में बड़े साहब काम करते थे, वहीं पर मेरी माँ अपने परिवार की गरीबी का दंश हटाने के लिए दिन रात एक करके उसी दफ्तर में कुछ छोटे मोटे काम करती थी, जिसके एवज में कुछ रुपए मिल जाते थे, जिससे उनके माँ बाबूजी को थोड़ी सी मदद मिल जाती थी। लेकिन सांवली सलोनी खूबसूरत सी मेरी माँ मृणालिनी के इस सूरत पर बड़े साहब ने दिल हार बैठे। एक दिन मृणालिनी मेरी माँ भीगे बालों में ही दफ्तर आ गई थी। भला की खूबसूरत लग रही थी। संयोग से तब तक और कर्मचारी नहीं आए हुए थे। बड़े साहब अपने सुध बुध भीगे बालों में कुछ इस कदर खो बैठे, मेरी माँ के मना करने के बावजूद भी ना चाहते हुए एक घटना घट गई। उसके बाद उन्हें खुद पर भी घिन आ रही थी, लेकिन जवानी के जोश में होश खो बैठे थे, जिसकी निशानी मैं हमेशा के लिए उनकी आंखों के सामने
रह गई। मेरी माँ मृणालिनी ने उन्हें बताया कि वो माँ बनने वाली है। तब उन्होंने कहा, अब क्या करूं? मैं तो शादीशुदा हूँ और पहले से ही मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी माँ ने कहा कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी। आपको अपना नाम देना होगा। समय बीतता गया और प्रसव पीड़ा का समय नज़दीक आ गया। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही बहुत ही नाजुक अवस्था में चली गई। उन्हें हमारे पिता से कहा कि आप इसकी देखभाल करोगे। पिता ने वचन तो दे दिया, लेकिन कहा मैं इसे अपना नाम नहीं दे पाऊंगा। मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं यह सुनते ही माँ ने अपना दम तोड़ दिया। हमेशा के लिए उस लोक चली गई। बच्ची को अपने घर बड़े साहब ने लाया। अपनी पत्नी को बताया कि कार दुर्घटना में मेरे दोस्त और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसकी निशानी है ये बच्ची। आज से यही रहेगी। मैं इसका पिता और तुम इसकी माँ। उसने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया खुद को माँ बनना, लेकिन अपने पति को किसी दूसरे के बच्चे के पिता के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती। बड़े साहब ने कलह करना उचित नहीं समझा। कोई ऐतराज़ नहीं, कम से कम उसने बच्ची को माँ का स्थान तो दिया, अपने हृदय में रखा, तो यही बहुत बड़ी बात थी। बड़े साहब का एक बेटा 5 साल का और दूसरी बिटिया 2 साल की थी। मैं भी दोनों के साथ बड़ी होने लगी। उन दोनों ने कभी भी भाई बहन से प्यार देने में कोई कमी नहीं होने दिया। समय अपनी रफ्तार से भागता गया। तीनों के तीनों जवान हो गए। 20 साल बाद मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि हम तीनों भाई बहन नहीं हैं। एक दिन जाने अनजाने में हमें हमारी सच्चाई अपने पिता और माँ के द्वारा पता चल गई। इस सच्चाई ने झकझोर के रख दिया, फिर भी चेहरे पर कोई शिकन आने तक नहीं दिया। सुनैना को कॉलेज के काफ़ी होनहार और अमीर घराने के लड़के समीर से प्यार हो गया। वह उसके प्यार में इस हद तक जा चुकी थी कि उसके अलावा उसे विवाह के लिए कोई और लड़का मंजूर नहीं था। लेकिन समीर अमीर घराने के होते हुए भी दिल से काफ़ी अमीर था। ज़रा सा भी घमंड नहीं था। अपने दोस्त होने के नाते उसने मुझे बताया कि मुझे सुनैना बहुत प्यार करती है। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उसे। लेकिन थोड़ी देर रुककर मैं उसकी चुप्पी से घबरा गई। मैं तुरंत पूछने लगी, बताओ ना क्या हुआ? क्यों खामोश हो गए? उसने कहा, मैं उसे तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे एक भयानक बीमारी है जिसकी वजह से मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। मुझे कैंसर है। उसने एक बार कहा। मेरे कानों में यह बात बार बार गूंजने लगी। आगे उसने कहा, मेरी लाइफ मुश्किल से 5 साल है। अब मैं क्या करूं? सुनंदा अवाक रह गई। समीर रोते हुए, सुनंदा तुम ही मदद कर सकती हो मेरी। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे या तुम्हें कोई भी लड़का मिल सकता है। जब मैं उसे अपने जीवन का बहुमूल्य समय नहीं दे सकता तो और मैं क्या दूंगा? मैं नहीं चाहता कि वो तकलीफ में रहे, लेकिन मैं यह सच भी उसे नहीं बता सकता। वो टूट जाएगी। पुनः तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम ही कोई उपाय करो। इधर घर में सभी शादी के लिए दिल से तैयार थे कि जिसमें मेरी सुनैना खुश रहेगी। मैं उस लड़के से ही उसका विवाह करूँगा।
मैं समीर से बोली कि मैं तुमसे शादी करूँगी। समीर चीखते हुए, पागल तो नहीं हो गई? क्यों जानबूझकर अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? मैं उसे सारी सच्चाई बताते हुए कि मुझे कर्ज मुक्त चुकाना है। वो इस तरह से चुकती हो सकता है। हम लोग कुछ इस तरह से नाटक करेंगे कि घर वालों को लगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन समीर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं ऐसा मत करो। मैं जो कहती हूँ करो ना। इसी तरह ही मैं उन लोगों के किए गए उपकार का एहसान चुका सकती हूँ। दीदी को अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ, वरना वह नहीं मानेगी। भले ही सभी मुझसे नाता तोड़ ले, कोई बात नहीं। घर में यह बात आग की तरह फैल गई। माँ, बड़े साहब, दीदी, भैया सभी ने हमसे नाता तोड़ लिया। उन्होंने आखिर खुलेआम कह ही दिया। इसने अपने खून का असर दिखा दिया। मुझे तो पता था। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अपने निर्णय पर खुश थी। मैंने मंदिर में शादी की। हमेशा के लिए समीर की हो चली सारे रिश्ते नाते तोड़कर। समीर की भयानक बीमारी थी। समय बीता तो मैं 2 बच्चों की माँ बनी और समीर गुजर गए। ससुराल में भी किसी ने नहीं रखा। मैं अपने बच्चों के साथ बिना बताए बहुत दूर चली आई। किसी तरह खुद को संभाला। आज अचानक से मुझे पता चला कि सुनैना वहाँ रहती है, तो सोचा कि जाकर उसके अंदर दबे तूफानों को शांत कर कम से कम एक बहन के रिश्ते को जीवित किया जा सकता है। क्यों ना मन के अंदर जो गलतफहमी की गांठ लग गई थी बरसों पहले, उसके गिरह को हमेशा के लिए खोल दूं। ट्रेन में बैठे यात्रियों की हड़बड़ाहट से मैं भी ख्वाब से हकीकत में आई। तभी पता चला कि जहाँ उतरना है मेरा स्थान आ गया है। पहुँच गई अपनी सहेली, अपनी बड़ी बहन सुनैना के घर। मुझे देखते ही हमसे लिपट कर रोने लगी, जैसे उसने मेरे बोलने से पहले ही सच्चाई का पता चल गया हो। मैं कुछ बोलती, उसने कहा, कुछ मत बोलो, मुझे सब पता है, बस तुम्हारा ही पता नहीं था। मैं तो कब से तुमसे माफ़ी मांगने के लिए बेचैन थी। मुझे अच्छी ज़िंदगी देने के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मैं रोते रोते बोली, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तभी सुनैना बोली, फ़र्ज़ या कर्ज तुमने अदा किया। तभी सुनैना, दोनों बच्चे कहाँ हैं? मैं भी पूछी कि माँ, बड़े साहब, सब हमारा परिवार यही है। बस तुम दोनों बच्चों को लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाओ हमेशा के लिए। मैं माँ बाबूजी की तरफ देखा। उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। मैं बोली, ठीक है। आज मुझे सबके साथ देखकर हमारे समीर भी मुस्कुरा रहे थे। मन में दबी गांठ खुल गई। आज मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया, जिससे आज मेरा मन हल्का हो रहा था। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।